आपकी व्यंजन संधि में नेक्स्ट जो संधि है वो है आपकी लत्व संधि। कौन सी संधि? लत्व संधि। लत्व संधि है, इसे हम परसवर्ण संधि भी कहते हैं। लत्व या परसवर्ण संधि इस नाम से भी जानते हैं। तो लत्व संधि, देखिए नाम से ही पता लग रहा है लत्व अर्थात त वर्ग के बाद ल। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है तोरली। क्या सूत्र होता है? तोरली। तोरली इसका सूत्र है। तोरली, तो ये तोरली सूत्र क्या कहता है कि यदि त वर्ग के बाद, यदि त वर्ग, तो का मतलब होता है तू, जो वर्ण आपका कुछ छोटे तो पढ़ाए थे, तो का मतलब तू, तो तू वर्ग का मतलब होता है त वर्ग। त वर्ग में वर्ण कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। इन वर्णों के बाद अर्थात त वर्ग के वर्णों के बाद ल आए तो तोरली सूत्र कहता है कि यदि त वर्ग के वर्णों के बाद ल आए तो त वर्ग का भी क्या हो जाता है? ल हो जाता है। जो त वर्ग के वर्ण हैं वो किस में बदल जाएंगे? आपके ल में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे उदाहरण देखें, एक उद प्लस लेख, उद प्लस लेख, दा है, देखिए दा ये त वर्ग का है, इधर ला है तो यहाँ क्या हो जाएगा? उल्लेख। क्या बन जाएगा? उल्लेख। ऐसे ही और देखिए, विद्युत प्लस लेखा, विद्युत प्लस लेखा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? विद्युल लेखा। कहने का मतलब ये है कि जो ता है आपका, ता किस में बदल जाएगा? आपका लाम। ऐसे ही और देखिए, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, क्या बन जाएगा यहाँ? तल्लीन। क्या बन जाएगा? तल्लीन। ऐसे ही आपका बनेगा उद प्लस लेख का हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है उद प्लस लंघन, उद प्लस लंघन नम, तो यहाँ क्या बन जाएगा? उल्लंघनम। क्या बनेगा आपका? उल्लंघन। ये विद्युत लेखा, विद्युत लेखा बन गया। उद प्लस लेख उल्लेख बन गया। तत् प्लस लीन से तल्लीन बन गया। और उद प्लस लंघन से उल्लंघन। आपने देखा तोरली सूत्र पर सवर्ण, पर सवर्ण का मतलब होता है पीछे वाला जो वर्ण है वो आपके त वर्ग के स्थान पर हो जाता है। देखिए लत्व संधि का मतलब हो गया ला हो जाता है त वर्ग के वर्ण के स्थान पर, अर्थात सूत्र कहता है तोरली, सूत्र क्या कहता है कि तू का मतलब तो त वर्ग, त थ द ध न, अगर इसके जस्ट बाद ला आए तो त वर्ग का पर सवर्ण, अर्थात ये पीछे वाला जो पर वर्ण है, पर वर्ण उसका सवर्ण मतलब समान वर्ण हो जाता है। पर सवर्ण, पर का मतलब पीछे वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है। ये इस व्याख्या नाम से जाना जाता है। अब दूसरा इसी में से आपका आता है यदि त वर्ग का न वर्ण हो, क्या हो? न वर्ण, और ना के बाद ला आता है तो ला तो होता है लेकिन ना किस में बदल जाता है? आपका अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। तो अनुनासिक कैसे बदलेगा? देखिए जैसे हमारा ना जो है वो किस में बदलेगा? चंद्र बिंदु में, अर्थात अनुनासिक में बदल जाता है। किस में बदलेगा? अनुनासिक। जैसे हनुमान प्लस लंकाम, इस तरीके से आपको आया। तो हनुमान प्लस लंकाम ना है, ना तवर का वर्ण है, तो ये इसकी जगह पर नियम तो लागू कर देगा, लेकिन ये किस में बदल जाएगा? आपका चंद्र बिंदु में बदल जाएगा, अर्थात अनुनासिक हो जाएगा और ये बन जाएगा हनुमा लंकाम।
सॉरी लंकाम। अब हमेशा आपको पता है कि जो पंचम वर्ण होता है ना और माँ, उसके अंक की मात्रा आगे वाले वर्ण पर जाती है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो अनुमान लंका। ऐसे ही विद्वान प्लस लिखति, विद्वान प्लस लिखति, तो ना के बाद में आपका ला आ रहा है, ना तावर का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लल, लेकिन ये ना किस में बदल जाएगा अनुनासिक में, तो ये बन जाएगा विद्वान लिखति, इस तरीके। ऐसे ही महान प्लस लाभ, तो यहाँ क्या बन जाएगा महा लल्लाभ। तो ये आपके जो परसवर्ण वर्ण कहलाते हैं। अगर पंचम वर्ण का ना हो तो उसका क्या हो जाता है अनुनासिक हो जाता है परसवर्ण करते समय, ये आपको देखना है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा से फिर से देखें, लत्व संधि, लत्व को ही परसवर्ण संधि के नाम से जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है तवर। तोरली, तोरली सूत्र कहता है कि यदि त वर्ग के बाद ला आए, अर्थात त वर्ग के बाद क्या आए ला आए, तो त वर्ग किस में बदल जाता है ला में बदल जाता है। पंचम वर्ण अगर ना हो तो उसका क्या हो जाता है अनुनासिक हो जाता है। अब आपको उदाहरण बताए थे अभी, उल्लेख, तल्लीन, खुद और हनुमान प्लस लंका। अब ये पंचम वर्ण है तो ये किस में बदल गया आपका अनुनासिक वर्ण में, और ये परसवर्ण हो गया। अब नेक्स्ट आपकी संधि पर चलते हैं हम। पूर्व सवर्ण संधि, परसवर्ण हो गई। अब आती है आपकी पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण, देखिए हमने पहले पढ़ा था परसवर्ण, अब हमारी कौन सी है पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण के आधार पर वर्ण का बदलाव होगा, तो इसका सूत्र होता है झयो हो अन्यत्र श्याम, झयो हो अन्यत्र श्याम, अर्थात झय प्रत्याहार। ये कौन सा प्रत्याहार है झय प्रत्याहार। झय प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। इनके जस्ट बाद झय प्रत्याहार का मतलब हो गया झय प्रत्याहार, इसमें आ गया वर्ग का 1, 2, 3, 4 वर्ण। अगर इन वर्णों के बाद ह आए, क्या है ह, तो इधर जिस वर्ग का वर्ण होता है ह उसी वर्ण के चौथे वर्ण में बदल जाता है। मतलब इधर जिस वर्ग का वर्ण होगा उधर ह किस में बदल जाएगा उसी के चौथे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे माना कि क वाली लाइन का वर्ण है क, ख, ग, घ, और इनके जस्ट बाद ह आए तो ह किस में बदलेगा आपका घ में बदलेगा। ऐसे ही और देखिए चा, छ, ज, झ, अगर इनके जस्ट बाद ह आए तो ह किस में बदलेगा झ में। ऐसे ही ट वाली लाइन का ट, ठ, ड, ढ आए तो आपका जो ह है वो किस में बदलेगा ढ में। ऐसे ही त, थ, द, ध के बाद ह आए तो ह किस में बदल जाएगा धा में। ऐसे ही प के बाद आए प, फ, ब, भ के बाद ह आए तो ह किस में बदलेगा भा में। इस तरीके से आपको बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो संधि इसमें जसत्व भी लागू होती है और पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण संधि का अगर आपको दिया है वहाँ पर नाम तो पहले पूर्व सवर्ण मानेंगे, अगर पूर्व सवर्ण नहीं है तो वहाँ जसत्व तक इसके उदाहरण सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि जसत्व में आपने देखा कि यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद घोषवर्ण तो ह घोष में आता है तो ये जसत्व संधि भी करता है। लेकिन आगे की स्थिति को देखें तो पूर्व सवर्ण संधि भी होती है। इसके अभाव में, पूर्व सवर्ण संधि के अभाव में हम जसत्व संधि तक छोड़ सकते हैं, संधि कर सकते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण कैसे करेंगे। जैसे आपको उदाहरण आया वाक प्लस हरि,
क्या आया, बाक प्लस हरे। झय प्रत्याहार में देखिए वर्ग का पहला वर्ण है क, दूसरा ह वर्ण है, तो ह वर्ण है तो ये क आपको ह का मतलब हो गया यहाँ जसत्व संधि लागू हो जाएगी। पहले संधि कौन सी होगी यहाँ, जसत्व, जसत्व संधि लागू होगी अपनी। तो जसत्व का मतलब हो गया इसको क्या करेंगे हम ग में बदल देंगे, बाघ प्लस हरे। अब ग हो गया, इसका ह आपका कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व सवर्ण। कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व सवर्ण संधि होगी। तो ह बदल जाएगा आपका घ में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इधर जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग के आधार पर ह चौथे वर्ण में बदल जाता है। तो ये बन जाएगा बाक प्लस घरी। अब इसको मिला देंगे तो बाघरी, क्या बन जाएगा, बाघरी। ऐसे ही और उदाहरण देखें, देखिए अच प्लस हीनम, अच प्लस हीनम। चा है, चा के बाद क्या आ रहा है, हा आ रहा है। तो चा का आपको पता है, इसके आधार पर देखें जसत्व संधि के आधार पर, तो चा किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, और ये बन जाएगा ज। किस में बदल जाएगा, जा में। और ह किस में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में। इसी का चौथा वर्ण कौन सा होता है, च वर्ग का, झा होता है। तो ये हो जाएगा झीनम। ह किस में बदल गया, झा में। अब इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा अझीनम। अब हमने हिंदी के आधार पर अगर समझें इसको, तो हिंदी के आधार पर मैंने कहा था कि यदि इस तरीके से आता है, यदि 1 2 3 4 वर्ण के बाद हा है। देखिए शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका यह है कि यदि वर्ग के 1 2 3 4 अर्थात वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद हा दिखता है, तो इधर जिस वर्ग का वर्ण होगा, जैसे क वर्ग का है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, जो हमारे वर्ग हैं उन वर्गों में से किसी भी वर्ग का वर्ण है और उसके बाद हा है, तो ये वर्ग के जो वर्ण हैं वो इसी के आधार पर आपके तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे और ये अपने उसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाते हैं। तो ये तीसरे वर्ण में बदलेंगे और ये चौथे वर्ण में बदल जाएंगे, क्योंकि इसमें दो संधि लागू हो गई, एक जसत्व और एक आपकी पूर्व सवर्ण संधि। इसलिए यहाँ पर आपको तीसरा वर्ण में बदलना है और यहाँ आपको चौथे वर्ण में, उसी के चौथे वर्ण में बदलना है, बस सीधा सा। जैसे ये और देखिए उदाहरण, जैसे हमने कहा तत्, तद पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तद प्लस हितम। अब यहाँ पहले से ही दिया है तो तद यहाँ क्या हो जाएगा आपका तद। अब धवर ता किसका, तावर का है, तावर का चौथा वर्ण क्या होगा, धा, तो ये हो जाएगा धितम। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर तद्धितम। बस आगे देखिए और उदाहरण, पत प्लस हत्य, पत प्लस हत्य। ता है, ता किस में बदल जाएगा, जैसे संधि के आधार पर दा में, इधर हा किस में बदलेगा आपका धा में, और ये बदल जाएगा आपका, इसको जब जोड़ेंगे तो पद्धति। देखिए हलंत वर्ण जो होता है उसमें ये पूरा वर्ण मिलकर के पद्धति शब्द बने। ऐसे ही उद प्लस ऋतः, उद प्लस ऋतः क्या बन जाएगा यहाँ पर उद्धृतः। दोबारा क्या बन जाएगा, उद्धृतः। ठीक है, ऐसे ही आपका अजीनम हो गया, उद्धृत हो गया, पद्धति हो गया। तो इस तरीके के जो उदाहरण है हमारे वो बन जाते हैं। एक बार फिर से देखें, पूर्व सवर्ण संधि क्या कहती है। पूर्व सवर्ण का मतलब हो गया ये वाले जो वर्ण हैं, पूर्व वाले वर्ण हैं, उन्हीं वर्णों के आधार पर ये ह का परिवर्तन होना, अर्थात पूर्व सवर्ण रहना। तो झयो हो अंतरश्याम सूत्र ये कहता है कि झय प्रत्याहार के बाद, अर्थात झय प्रत्याहार का मतलब हो गया वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण के बाद हाय, क्या है हाय, तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, चतुर्थ वर्ण हो जाता है, हा के उसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाता है। अब जैसे त वर्ग का है तो हा के से बदल जाए त वर्ग के धा में,
अगर कावर का है तो किस में बदल जाएगा? घ में। चा का है तो झ में, टा का है तो ढ में। इस तरीके से आपका ह चौथे वर्ण में बदलता है। ठीक, अब आगे देखिए नेक्स्ट संधि। आपकी नेक्स्ट संधि है छत्व। छत्व संधि। छत्व संधि। छत्व संधि क्या कहती है? देखिए इसका सूत्र होता है षष् छो अट। षष् छो अट। ये सूत्र कहता है कि यदि षष् छो अट सूत्र क्या कहता है कि यदि झय प्रत्याहार के बाद, कोई झय इसमें है, झय प्रत्याहार का मतलब हो गया वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद क्या हो? शा हो। और शा के जस्ट बाद में क्या हो? अट प्रत्याहार हो। शा के बाद क्या हो? अट हो। अट में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? अट में आपके आ जाते हैं सभी स्वर और ह, य, व, र। देखिए ये सूत्र क्या कहता है? छत्व। षष्ठोअठी सूत्र कहता है कि यदि झ वर्ण के बाद अर्थात झ प्रत्याहार के बाद, झ प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, अगर इनके जस्ट बाद क्या हो? शा हो। और उसके बाद अट प्रत्याहार हो। क्या हो? अट। अट में आते हैं आपके सभी स्वर और ह, य, व, र। इस तरीके से आपको आता है तो ये स किस में बदल जाता है? आपका छ में बदल जाता है। ठीक है, श किस में बदल जाएगा? छ में। नियम ये कहता है। वास्तविक नियम क्या हो गया कि यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद सा हो और सा के बाद अट प्रत्याहार हो तो सा किस में बदलेगा? छ में। अब देखो कैसे बदलेगा। जैसे हमने उदाहरण दे दिया आपको, उदाहरण दे दिया तद प्लस शिव। कौन सा उदाहरण दे दिया? तद प्लस शिव। इस उदाहरण को देखो, इसमें 2-3 नियम जो आपके हैं वो लगेंगे, बाकी फिर शॉर्ट तरीके से अपन बताएंगे इसको। पहले तो वास्तविक जो नियम चलते हैं उसके आधार पर देखिए वास्तविक नियम क्या कह रहा है कि झ प्रत्याहार के बाद, तो झ प्रत्याहार में देखिए कौन सा वर्ण है? ये तीसरा वर्ण है। तद के बाद में, इसके बाद क्या आ रहा है? शा आ रहा है। फिर अट प्रत्याहार का स्वर में से ई की मात्रा आ रही है, तो आपको शा किस में बदल जाएगा? छा में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा छिव। और इधर कौन सा हो गया आपका? द। ठीक, अब नियम क्या कहता है कि आपको जो जसत्व संधि, आपको जो पढ़ाई थी इष्टोत्व संधि, इष्टोत्व संधि पढ़ाई थी, इष्टोत्व संधि, उसका नियम लागू होता है। वह कहता है कि यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग का क्या बन जाता है? च वर्ग हो जाता है। तो ये आपको किस में बदल लेगा? इसको ज में बदल लेगा। किस में बदल जाएगा? ये ज में। तज हो जाएगा। तज प्लस छिव। और ये बन गया आपका क्या? तज छिव। अब यहाँ दूसरा फिर नियम आ गया चर्तु संधि का। कौन सा नियम लागू हो रहा है यहाँ? चर्तु संधि का। अब चर्तु संधि क्या कहती है कि यदि वर्ग का पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद अघोष वर्ण आए। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण तीनों सा। अघोष वर्ण आए तो ये किस में बदल जाता है आपका? उसके पहले वर्ण में। तो ये बन जाएगा तच और शिव, इसका मिल जाएगा तच प्लस छिव। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? तच्छिव। क्या बन जाएगा? तच्छिव। दोबारा से देखें फिर से। छत्व संधि हमारी क्या कहती है कि यदि सूत्र है इसका षष्ठो अटि। षष्ठो अटि सूत्र कहता है कि झय प्रत्याहार के बाद, झय प्रत्याहार के बाद में सा आए। झय प्रत्याहार में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण अभी इससे पहले भी पढ़े थे हमने। अगर इनके जस्ट बाद
अट प्रत्याहार, अट ये रहा, तो शा किस में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा। किस में बदल जाता है, छा में। अब अट प्रत्याहार के वर्ण आपको पता लग गया। अब यहाँ पर जब हम नियम लागू करेंगे तो तद प्लस शिव, हमारे सामने उदाहरण है, दा है, दा के बाद क्या आ रहा है, शा आ रहा है, तो इसमें नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दा अपनी जगह पर यथावत रहेगा और शा किस में बदल जाएगा, छिव में, नियमानुसार छ में बदल गया। अब यहाँ पर जैसे ही ये बदलेगा तो आपको एक नियम लागू हो जाएगा ईश्वत्व संधि का। ईश्वत्व संधि क्या कहती है कि यदि त वर्ग के बाद श क्या है, च वर्ग आए तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, च वर्ग, तो ये तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा, जा में। अब चर्त संधि नियम लागू हो जाता है, तो वो सूत्र कहता है आपका कि यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद अघोष वर्ण आता है तो ये अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है, तो इसका पहला वर्ण कौन सा हो जाएगा, तच्छिव। ठीक, अब इसके जो ज़्यादातर उदाहरण मिलते हैं वो आपके द और ता वाले ही मिलते हैं, इसके अलावा और उदाहरण नहीं मिलते। तो इसमें देखिए, इसका शॉर्ट तरीके से आप समझें। दूसरा तरीका इसका देखें, हिंदी वाले तरीके से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो जो इसके उदाहरण मिलते हैं वो इस तरीके से हैं, यदि त या द के बाद शा आए तो त द का च हो जाता है और शा का छ हो जाता है। आपको अगर वो नियम कठिन लगता है तो आप अपने उदाहरणों को इस नियम के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। अब कैसे, ये हिंदी वाला नियम है, ध्यान रखना। इस नियम से भी हमारे जो उदाहरण है वो इन्हीं में से मिलते हैं ज़्यादातर उदाहरण, इसलिए इससे आसानी से समझ में आ जाते हैं। जैसे अब देखिए, सत्य प्लस शासनम, सत की जगह सद भी मिल जाएगा, सद भी कर लोगे तो भी चा में बदलेगा। सद संस्कृत में देखा जाए तो सद ही होता है शुद्ध, तो सद ही कर लो इसको, सद प्लस शासनम। हिंदी में सत चल जाता है, सद प्लस शासनम। इस तरीके से उदाहरण आया और हम इसको किस में बदलेंगे, सीधा चा में। किस में बदल लेंगे, क्योंकि ता या दा के बाद क्या हो जाएगा, चा बदलेगा। मैंने आपको बताया नियम के अनुसार चलाएंगे तो यहीं पर आकर के स्थिति होगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको बदल लेंगे। और शा किस में बदल जाएगा, छा में, क्योंकि ता दा के बाद सा आ रहा है तो छासनम। बस शॉर्ट तरीका हो गया, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तीन नियम कौन निकालेगा, आप सीधा सा हिसाब है, इसको देखो, ता या दा के बाद सा दिखता है, ता दा को चा में बदल लो और शा को छा में बदल लो। इतनी रामायण क्यों पढ़ते हो। तो देखिए, सद प्लस शासनम, ये हो जाएगा सच्छासनम। ऐसे ही देखिए, उद प्लस श्रृंखलम। अब देखो, यहाँ पर कहते हैं लोग बाग कि सर यहाँ शा दिख नहीं रहा है, तो आपको पता है श्रा किससे बनता है, ये श्री, ये आपका बना हुआ है शा और री से। किससे मिलकर के बना है, शा और री से। तो इसीलिए ये शा किस में बदल जाएगा आपका, छा में। री को आप इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा छ्री। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, उच्च, और ये श्र है तो ये बन गया छ्री। अंक की मात्रा लगा दी और ये बन गया आपका उच्छृंखलम। क्या बन जाएगा, उच्छृंखलम। ऐसे ही और उदाहरण है आपके, देखिए, तद प्लस श्रुत्वा, तद प्लस श्रुत्वा। अब यहाँ क्या होगा, दा है, दा के बाद में क्या आ रहा है, स्र, तो स्र अभी आपको बताया स्र किससे बनेगा आपका, ठीक है, स्र, यहाँ श्री था, री था और यहाँ रा, तो ये बन जाएगा आपका शा प्लस रा से। अब सा है तो ये बन गया छा में, रा इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा छ। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, च, इस तरीके से इसको मिलाया और ये बन गया आपका तच्छ्रुत्वा। देखिए दोबारा से, सीधा सा तरीका हो गया। तादा के उदाहरण हमारे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी नियम को लागू कर देते हैं। और देखिए, तादा के बाद सा आता है तो तादा चा में बदल जाएगा और सा किस में बदल जाएगा, छा में, और ये बन जाएगा उद प्लस श्रृंखल उच्छृंखल। ऐसे ही उद प्लस सद प्लस शासन सच्छासन, तद प्लस श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा। अब देखिए यहाँ पर ये नियम से शुरू होगा, ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, इसमें जस्ट नीचे। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास। द है, द कैसे बदल जाएगा आपका, चा में। शा कैसा है, आधा, तो छा भी कैसा रहेगा हमारा, हलंत वाला। और उच्छ्वास,
यहाँ छ कैसे रह जाएगा, आधा, उच्छ्वास। तो इस तरीके से आपको छत्व संधि के उदाहरण मिलते हैं। अब आप शॉर्ट तरीके से, मैंने आपको पहले कहा था लत्व संधि का मतलब डबल ला दिखते हैं, तो लत्व संधि। चच्छ दिखता है शब्द के बीच में। देखिए आपको एक बार मैंने हिंदी की संधि भी बताई थी, इसमें भी बताई थी कि जब संयुक्त या द्वित वर्ण दिखते हैं संधि के बीच में तो आपको व्यंजन संधि होती है। लेकिन अब दिक्कत आती है, हम व्यंजन पहचान जाते हैं संस्कृत में, लेकिन नाम कहाँ से पहचाने, तो चच्छ, चच्छ का मतलब छत्व, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही लल्ल का मतलब लत्व, इस तरीके नाम उसी में छिपे होते हैं आपके। देखें अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट संधि है आपकी तुकागम संधि। तुकागम संधि, तुकागम संधि क्या कहती है, देखिए इसमें आपके दो सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है छेच और दूसरा होता है पदांताद्वा। पहला तो अपन पढ़ेंगे छेच का और दूसरा पदांताद्वा का सूत्र पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो हम अब तक क्या करते थे, इन दोनों को मिला करके पढ़ते थे। पढ़ने का मतलब ये था कि जिसमें देखिए आपको बता दूं, छेच जो सूत्र होता है वो ह्रस्व स्वर के बाद आपको छाएगा और पदांताद्वा जो सूत्र होता है उसमें दीर्घ स्वर के बाद छाएगा। बस अंतर इतना सा है, बाकी सूत्र दोनों मिलकर के अगर आप चाहें तो एक भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए छेच सूत्र क्या कहता है, इसका छेच सूत्र है तुकागम संधि। ये सूत्र कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद, किसके बाद, ह्रस्व स्वर के बाद छ आए, क्या है, छ आए, तो आपको यहाँ पर इससे पहले वाले वर्ण पर अर्थात इस जगह पर ता का आगम अर्थात तुकागम हो जाता है। क्या हो जाता है, तुकागम होता है। तुकागम संधि क्या कहती है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छेच सूत्र कहता है कि इस जगह क्या हो जाता है, तुकागम होता है, अर्थात ता का आगम हो जाता है। जब हम इसको नियम बनाएंगे तो तुकागम के बाद में ता का नियम से क्या बन जाता है, चा हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, छेच सूत्र। अब कैसे बनेगा देखिए, आपको उदाहरण आ गया स्वर का, जैसे अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अभी आपको नियम बताया कि यदि ह्रस्व स्वर के, तो ह्रस्व स्वर है, इसके बाद क्या है, छाए, तो बीच में ता का आगम हो जाता है। तो इसमें क्या बनाएंगे हम, अनु प्लस त प्लस छेद, इस तरीके से। अब आपको नियम लागू हो जाता है किसका, ईश्वत्व संधि का, कि यदि त के बाद क्या है, च वर्ग का वर्ण आए तो त किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। इसलिए जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। ये तो होता है नियम से। नियम से दोबारा से देखें तो तुकागम संधि कहती है, इसका सूत्र होता है छेच। ये कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो बीच में त का आगम हो जाता है, अर्थात तुकागम हो जाता है। तो अनु प्लस छेद ये हमारा सूत्र है। तो ह्रस्व स्वर के बाद छ आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और ता के बाद छ आता है तो यहाँ ईश्वत्व संधि लागू हो जाती है। कौन सी संधि से हुआ है ये, चा ईश्वत्व संधि से लागू हुआ। अब ईश्वत्व संधि हो गई तो इसमें चा बदल गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से इस तरीके से पढ़ते हैं कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छा दिखता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चच्छ कर जाते हैं। अर्थात ऐसे कह देते हैं, यदि किसी स्वर के बाद छा आए तो छा से पहले क्या कर देते हैं, हम चच्छ कर देते हैं। ये शॉर्ट तरीके से हम पढ़ लेते हैं। बस बात तो वहीं आती है, नियम से पढ़ोगे तो इस तरीके से आती है और शॉर्ट में पढ़ोगे तो सीधा छा दिखता है, चच्छ करना है अपन स्वर के बाद। और उदाहरण देखें अभी, मातृ प्लस छाया, मातृ प्लस छाया, री है, री लघु स्वर है, इसके बाद में क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, मातृ छाया। ऐसी तरु प्लस छाया, रू में छोटा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, तरु छाया। ऐसे ही और देखिए बी प्लस छेद,
क्या बन जाएगा, बी प्लस छेदः, तो बन जाएगा विच्छेदः। क्या बन जाएगा, विच्छेद। तो ये तो है ह्रस्व स्वर वाले। अब दूसरा इसी का सूत्र एक होता है, वो होता है पदांताद्वा। दूसरा सूत्र इसका क्या कहता है, दूसरा सूत्र कहता है पदांताद्वा। सूत्र कहता है कि यदि दीर्घ स्वर के बाद, किसके बाद, दीर्घ स्वर के बाद छा आए, किसके बाद, दीर्घ स्वर के, तो इसके जगह पर क्या होता है, ता का आगम, अर्थात छा से पहले क्या लगता है, वो तो का आगम होता है, और बाद में जाकर के वो संधि से नियम। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी प्लस छाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी दीर्घ स्वर है, तो ये आपका ता का आगम होगा और जाकर के फिर इसका चा बनेगा। इस चौत्र संधि से क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा बनेगा। नियम वही है, सब कुछ वही है, और ये क्या बन जाएगा, लक्ष्मी छाया। क्या बन जाएगा, लक्ष्मी छाया। ऐसे शीतला, शीतला प्लस छाया, शीतला प्लस छाया, तो वही आपका आ दीर्घ स्वर है, इधर चच है, तो ता का आगम होगा और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, चा, और ये बन जाएगा आपका शीतला छाया। क्या बन जाएगा, शीतला छाया। ऐसे ही बधु प्लस छवि, देखिए दोबारा से उदाहरण दूसरा, बधु प्लस छवि, ऊ है दीर्घ स्वर है, या क्या बन जाएगा, बधु छवि। और उदाहरण देखें इसका, एक आ प्लस छादनम, आ प्लस छादनम का क्या बनेगा, आ है दीर्घ स्वर है जो उपचार, और इधर क्या हो जाएगा आपका चा का आगम, और ये बन जाएगा आ छादनम। ठीक, इस तरीके से ये आपके तुकागम संधि भी पूर्ण। अब देखिए हमने आपको व्यंजन संधि में पढ़ा दी ष्टोत्व, ष्टोत्व, जसत्व, चर्त्व, अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, जैसे अपन लत्व संधि पढ़ी थी, और पूर्व सवर्ण जयो अंतरस्याम पढ़ ली हमने। इसके बाद में आपका तुकागम संधि, छात्र संधि, ये आपकी व्यंजन संधि में अपने स्तर के अनुसार काफ़ी हैं। अब हम विसर्ग संधि लेकर के अगले वीडियो में